संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड थैंक यू सो मच आप सभी को कि कल आपने मुझे रिव्यूज दिए एंड आपने बताया कि पहला वाला जिस वे में हम पढ़ाई कर रहे थे वही अच्छा है। तो आज अगेन मैं पीपीटी से ही पढ़ाना शुरू करूंगी और पीपीटी में ही एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे आप लोगों को मुझे ऐसा लगा कि उसमें टाइम ज्यादा आपका लग रहा है। ठीक है, तो आज देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना अलंकरण समारोह के बारे में कि इसमें किसको किसको कितने पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये आपने सभी ने देखा होगा, ये बना हुआ है हमारा इंडिया गेट पर और यहीं पर ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित करवाया गया था। ठीक है, स्पेशलिटी इसमें एक चीज की आपको देखने को मिलेगी कि ये जो आयोजन है ये पहली बार आपके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में आयोजित किया गया था। इससे पहले ये पुरस्कार कभी भी यहाँ पर प्रदान नहीं किए गए हैं। तो बात कर लेते हैं भारतीय वायुसेना का जो अलंकरण समारोह है वो 26 अप्रैल 2024 को आयोजित किया गया। आयोजन कहाँ पे हुआ इसका तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय युद्ध स्थल परिसर है वहां पर ये आयोजित करवाया गया था। इस अलंकरण समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 51 वीरता पुरस्कार वायुसेना योद्धाओं को प्रदान किए हैं। ठीक है, इस पुरस्कार में 3 युद्ध मेडल जो आपके सेवा मेडल से संबंधित है, 7 वायुसेना वीरता मेडल और 13 वायुसेना मेडल तथा 28 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए गए हैं। तो इस कैटेगरीज में डिवाइड करके ये मेडल जो है वो आपके दिए गए हैं। ठीक है, यह पहली बार था कि जब भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में क्या किया है, इन प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय युद्ध सेना स्मारक जो है, तो समझ लेते हैं कहां पर है। आप सभी जानते हो कि ये कहां पे है, नई दिल्ली के इंडिया गेट के पास इसको स्थित किया गया था। 2015 में सरकार ने इसके निर्माण की मंजूरी दी थी और 2015 के बाद ये वर्ष 2019 में इसको अनावृत किया गया था। ठीक है, यहाँ उन सभी सैनिकों की स्मृति बनाई गई है या वहां पर उनके नाम लिखे गए हैं जिन्हें आप देखोगे कि सर्वश्रेष्ठ परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विभिन्न लड़ाइयों, अभियानों और संघर्षों में इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसके पश्चात इनको ये परमवीर चक्र दिया गया और इन्हीं के नाम पर आप देखो वहां पर नाम मेंशन किए गए हैं, मूर्ति बनाई गई है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। ठीक है, जिसे हम परम योद्धा स्थल कहते हैं बेसिकली। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की। हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे दक्षिण कोरिया ने इस वैज्ञानिक बैटरी को क्या किया है, विकसित किया है। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बैटरी के क्षेत्र में एक नया आविष्कार, आप मान लो एक नया चेंजमेंट लेकर के आएगी, क्योंकि जो अभी हम नॉर्मल बैटरी यूज करते हैं उससे ये आप देखोगे 500 गुना ज्यादा तेजी से काम करती है। ठीक है, यह बैटरी कुछ ही सेकंड में तेजी से चार्ज होने में सक्षम है। एक बार चार्ज करने पर यह लॉन्ग टाइम तक रहेगी और ये 247 वॉट प्रति किलोग्राम की एनर्जी डेंसिटी और 34,748 वॉट प्रति घंटा की पावर डेंसिटी हासिल कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात कर ले, यह बैटरी प्रति यूनिट वजन से अधिक क्या कर सकती है, ऊर्जा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, इसके कारण यह इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर के आपके स्मार्ट इलेक्ट्रिक जो उपकरण है और साथ ही साथ आप देखोगे एरोस्पेस की प्रौद्योगिकी जो है वहां पर भी चार्जिंग अनुप्रयोगों में इसका यूज किया जाएगा। तो ये हर एक सेक्टर में यूज की जा सकती है, चाहे वो आपका एरोस्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन। आप देखोगे वर्तमान में ईवी वाहन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज्यादा उनका मार्केट बूम कर रहा है। ठीक है, और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस जितने भी हैं वहां पर इस बैटरी का यूज किया जाएगा एज अ जो चार्जिंग से चलती हैं जिनमें यूज होता है उसमें। ठीक है, यह कम लागत वाले ऊर्जा भंडारण उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा कर सकती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कम लागत में बनकर के तैयार हो रही है। बात करते हैं सोडियम बैटरी और लिथियम बैटरी की तुलना। सोडियम बैटरी कैसे बेहतर है लिथियम बैटरी से, तो सोडियम बैटरी लिथियम की तुलना में 500 गुना अधिक मात्रा में भी उपलब्ध है और सोडियम आयरन बैटरी ऊर्जा भंडारण ऊर्जा का एक सस्ता और अधिक व्यवहार स्रोत माना जाता है कि ये जल्दी क्या करती है, कंज्यूम करती है, भंडारण करती है और इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोडियम बैटरी ज्वलनशील और ठंडे तापमान में अच्छी तरह दोनों में काम करेगी, चाहे वो ज्वलनशील हो एक तरीके से तापमान या ठंडा, दोनों में ये प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। इसके गर्म होने की संभावना कम होती है, ये हीट कम करती है, क्योंकि बैटरी की मेन दिक्कत क्या होती है, हीटिंग। बहुत जल्दी हीट हो जाता है, फोन हमारा क्या होता है, हीट होने लगता है, प्रॉब्लम होती है। अप्लायंसेस जो इससे चलते क्या हो जाते हैं,
हीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है, अदर आप लिथियम बैटरीज देखोगे उसकी तुलना में ये कम हीट होती है, और लिथियम आयरन बैटरी में गर्म होने में ये आग में बदल जाती है। और जबकि अगर हम लिथियम की बात करें तो ये क्या होती है, जैसे ही गर्म होती है वैसे ही ये जलने लगती है, इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए सोडियम बैटरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात करेंगे विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 के बारे में। आप सभी जानते हो जितने भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं आयोजित किए जाते हैं, हम सभी जाते हैं प्रगति मैदान में जाकर के देखते हैं, वैसे ही इसका जो आयोजन किया गया था 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस का, ये किया गया था आपके नीदरलैंड में। ठीक है, अभी हाल ही में एक आयोजन हुआ था इससे संबंधित, जो आई मोबाइल ऑटोमोबाइल से संबंधित था, आपके प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसका विषय क्या था, क्योंकि कोई भी हम आयोजन कर रहे हैं, कोई भी सम्मेलन होता है, कोई भी इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज देश भाग ले रहे हैं, तो उनका एक मोटो होता है, उस मोटो के तहत इकट्ठा होते हैं। अब जैसे आप भी हो, आप कहीं घूमने जाते हो या फिर आपके दोस्त होते तो आप लोग प्लानिंग करते हो ना, एक मोटो होता है कि हम सब मिल करके कहाँ यहाँ पर जा रहे हैं, पार्टी है, डिनर है, जो भी है। तो वैसे ही जब भी इस तरीके का आयोजन होता है, एक मोटो होता है, उस मोटो के तहत कार्य किया जाता है और वहीं पर उसके लिए एक थीम रखी जाती है। अब यहाँ की थीम थी कि नई परस्पर निर्भरता, विश्वास, सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन। ठीक है, इस बार की यह थीम रखी गई थी। अब नई परस्पर निर्भरता, इसका थीम का ये एक तरीके से कह दो मीनिंग था कि हमें क्या करना है, जलवायु एक परिवर्तन, उसके अनुकूल हमें नई अपनी ऊर्जा, नई परस्पर हमें उससे संबंधित अनुकूलता विकसित करनी है ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सके। और नई निर्भरता हमें जो बेसिकली एक तरीके की, जैसे कि मान लो हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम क्या है जो जल से ऊर्जा उत्पन्न होती है उस पर ही जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना है, पवन ऊर्जा की तरफ जाना है, सौर ऊर्जा की तरफ जाना है। हमें जो बेसिक एक क्राइटेरिया चल रहा था उस निर्भरता से हट करके दूसरों की तरफ हमें शिफ्ट होना है। ठीक, इसका उद्देश्य था विश्व भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा के परिवर्तनों को बढ़ावा देना, इसी से संबंधित था ये। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान लिमिटेड, इरेडा जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, के अध्यक्ष ने इस आयोजन में भाग लिया था। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का जो आयोजन है वो विश्व ऊर्जा परिषद के तहत किया जाता है, तो विश्व ऊर्जा परिषद के तहत इसका आयोजन होता है। आगे बात कर लेते हैं विश्व ऊर्जा परिषद के बारे में। तो 1923 में इसको स्थापित किया गया, 1924 में भारत इसका परिषद मतलब सदस्य बन गया, इस परिषद में शामिल हो गया और इसका मुख्यालय आपके लंदन में स्थित है। इसका उद्देश्य सतत ऊर्जा आपूर्ति और उपयोग को बढ़ावा देना है, इस उद्देश्य के तहत ये कार्य करता है। आगे आ जाते हैं भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग का नया लोगो और आदर्श वाक्य। नाम से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये क्या करता है, जितने भी हमारी ऐतिहासिक स्मारकें हैं, पुरातत्व अभिलेख, इनके संरक्षण उसके लिए कार्य करता है। तो इन्होंने हाल ही में अपना नया लोगो लॉन्च किया है, यहाँ पे आपको ये कमल की पंखुड़ी की तरह दिखाई दे रहा होगा। तो ये लोगो लॉन्च किया है, बीच में आप देखो ऊपर ये साइन बना हुआ है और नीचे आपको एक कलम दिखाई दे रही होगी, और इन्होंने अपना एक नया वाक्य रखा है जो कि है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा कि हमने इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित किया है, या फिर इतिहास को यहाँ पर इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है ताकि आगे जो हमारी जनरेशन आए वो देख सके कि इतिहास में क्या क्या चीजें उपलब्ध थी। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य लॉन्च किया है। नया लोगो क्या है, तो लोगो का आकार कमल की पंखुड़ियों जैसा है और इसके बीच में सारनाथ स्तंभ है। इसका आदर्श वाक्य जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां इतिहास को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग के बारे में। स्थापना कब हुई इसकी, 1919 में। मुख्यालय कहां पर है इसका, नई दिल्ली में स्थित है। अब कार्य क्या करती है ये, जैसे कि इतिहास से संबंधित है तो इतिहास को संरक्षित करती है, अभिलेखी मामलों में देखती है, इसके लिए एक शीर्ष सलाहकार ये समिति है, निकाय है। ठीक, यह अभिलेखों के प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अनेक उपयोग पर भारत सरकार को परामर्श देने के लिए रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं को एक अखिल भारतीय मंच प्रदान करती है। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जो है वो इसका नेतृत्व करते हैं इस संस्था का। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट। संबंधित किससे है ये स्पेशल 301 रिपोर्ट, देखिए
बौद्धिक संपदा होती है हर एक देश की अपनी, तो ये बौद्धिक संपदा से संबंधित आपकी रिपोर्ट पेश करी गई है और यहाँ पर भारत को निगरानी सूची में रखा गया है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि क्यों भारत निगरानी सूची में है, क्यों भारत के जो पेटेंट है, कई बार होता है कोई चीज मैंने डेवलप करी, मान लीजिए मैंने ये बेल मेरे द्वारा बनाई गई है, इसका पेटेंट मुझे करवाना है, पेटेंट के लिए मुझे आवेदन देना पड़ेगा और ये हमारे यहाँ की बौद्धिक संपत्ति है, एक स्पेशल चीज है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हमारी बेल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जाकर के वहां पर पेटेंट के लिए आवेदन करेंगे। अब उस पेटेंट को जांचा जाएगा कि क्या ये सही है नहीं है। अगर उनको लगता है कि कहीं से मैंने इसमें कुछ चुराया हुआ है जो मेरा पर्सनल नहीं है, तो मेरा पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी में भारत को निगरानी सूची में रखा गया कि भारत जितने भी पेटेंट आवेदन कर रहा है वो रियल है या नहीं है, और कई बार यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है कि भारत के पेटेंट को रद्द कर दिया जाए। तो आई होप आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में जानेंगे। हाल ही में अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की गई है। तो किसने इसको जारी किया है? अमेरिका के संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने। ठीक है, यह रिपोर्ट बौद्धिक संपदा सुरक्षा की वैश्विक स्थिति का क्या करती है? वार्षिक समीक्षा करती है ये। ठीक है, इस रिपोर्ट में बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में भारत को अमेरिका की निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक, इसके अनुसार भारत बौद्धिक संपदा जितनी भी है उसकी सुरक्षा से संबंधित विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है कि जितनी भी हमारी बौद्धिक संपदाएं हैं उसकी सुरक्षा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और अगर हम अच्छे से कर लेते हैं देन हमको इस सूची से हटा दिया जाएगा। भारत के साथ निगरानी सूची में अर्जेंटीना भी है, चिली है, चीन है, इंडोनेशिया है, रूस है और वेनेजुएला है, इनको शामिल किया गया है। भारत के संदर्भ में व्यक्त की गई चिंताएं क्या थी? सबसे पहले भारत में पेटेंट मुद्दे विशेष चिंता का विषय बने हुए थे। पेटेंट आवेदकों को पेटेंट अनुदान प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि जो है वो दे दी गई है, प्रदान कर दी गई है। पेटेंट निरस्तीकरण की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है कि क्या है, पेटेंट को निरस्त किया जा सकता है। भारतीय पेटेंट अधिनियम में व्याख्या में अस्पष्टता है। हमारे यहाँ इससे रिलेटेड कोई ठोस व्याख्या, कोई ठोस कानून मौजूद नहीं है वर्तमान में भी इसको लेकर के। तो हमारा जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है उसमें प्रॉपर तरीके से उसकी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। चलिए, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है हमारा कब? 26 अप्रैल को। और ये दिवस का आयोजन जो करता है वो कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन करता है इसका आयोजन। उद्देश्य क्या है आयोजित करने का? कि नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है और लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा नवाचार लाने के लिए प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है और जोड़ना है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 की जो थीम रही है वो थी आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे भविष्य का निर्माण करना। ठीक, बौद्धिक संपदा संगठन जो हमारा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसकी स्थापना की बात करें 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत में 1975 में इसने इसको ज्वाइन किया था, इसका सदस्य बना था। तो कब बना था? ज्वाइन किया गया था 1975 द्वारा भारत को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम इसमें। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों है ये कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक फैसला दिया क्योंकि अभ्यारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। इसके अंदर ये जो कालेसर आप देख रहे हो उसके अंदर 4 बांध बनाए जा रहे थे और सरकार ने कहा है कि आप वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं करोगे। रीजन क्या है कि वहां पर जो जीव जंतु निवास कर रहे होंगे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी और कई बार आशंका है कि उस क्षेत्र में आप क्या देखो कि वहां से जीव चले जाएं या फिर उनकी मृत्यु हो जाए या फिर आप देखोगे शिकार की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर शिकार करने आने लगेंगे। तो इस वजह से सरकार ने बोला कि हम उनके स्पेस में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो एक संरक्षित क्षेत्र है, इसीलिए तो उसको संरक्षित बनाया गया है। हम क्यों वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा देते हैं? ताकि हम वहां पर उनको संरक्षित कर सके। हम क्यों बफर जोन बनाते हैं कि वहां पर हम ना जाए, वहां पर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो उनके मतलब
खाने पीने प्रजनन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो करवाई जाती है। और अगर हम वहां पर अगेन मानव वहां पर जाकर के कंस्ट्रक्शन करेगा, उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का मतलब ही क्या हुआ? ठीक, तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और बोला है कि कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर जो भी कंस्ट्रक्शन कार्य 4 बांधों का होने वाला था उसको बंद कर दिया जाए। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। यह 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन? आपका कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ पार्क की सीमा साधा, जो सीमा थी वह बनती थी। ठीक है, अंत में बात कर लेते हैं हम प्रश्न की कि कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? आप सभी कमेंट में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।